नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना उत्तर प्रदेश। मैं हूं आपके साथ सचिन चौहान। खबरों में आगे बढ़ते हैं बड़ी खबर के साथ, और फिलहाल वाराणसी से बड़ी खबर है। ये बड़ी खबर मुख्यमंत्री का वाराणसी का दौरा है। कल एसआईआर को लेकर समीक्षा मीटिंग करते हुए नजर आएंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। मंडल स्तर पर समीक्षा मीटिंग ये होनी है। एसआईआर में पीछे रहने के कारणों की समीक्षा ये की जाएगी, क्योंकि एसआईआर का जो वर्क है वो युद्ध स्तर पर चल रहा है तमाम राज्यों में। और उत्तर प्रदेश में अगर बात की जाए तो फिलहाल कुछ जगह पर बहुत पीछे है, पेंडिंग पड़ा हुआ है वर्क। इसी को लेकर समीक्षा मीटिंग ये होनी है कि आखिर वजह क्या है, क्यों इसमें तेजी देखने को नहीं मिल रही है। तो मंडल स्तर पर समीक्षा मीटिंग ये होनी है एसआईआर को लेकर कि अब तक कितना काम कंप्लीट हो चुका है, कितना भी बाकी है, और जो बाकी है वो कब तक कंप्लीट होना है। चलिए आगे बढ़ते हैं एक और बड़ी खबर के साथ। मैनपुरी से बड़ी खबर है। कांग्रेस पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का जमकर निशाना। फर्जीफिकेशन करती है कांग्रेस, यह बयान सामने आया। मुख्यमंत्री ने सोनिया अवैध रूप से अपना नाम दर्ज करवाया है। यह भी उन्होंने कहा है कि सोनिया गांधी ने अवैध रूप से अपने नाम को दर्ज करवाया है। वोटर लिस्ट में सोनिया गांधी ने अपना नाम यह फर्जी तरीके से दर्ज करवाया है। कांग्रेस हमेशा से इस तरह के कार्यों में लिप्त रही है। तो ये तमाम आरोप जो कांग्रेस की तरफ से अब तक लगाए जा रहे थे, उस पर यह पलटवार किया है मुख्यमंत्री ने। और उन्होंने कहा कि फर्जीफिकेशन का काम तो सिर्फ कांग्रेस करती है। सोनिया गांधी ने अवैध रूप से अपना नाम यह दर्ज करवाया है, फर्जी तरीके से वोटर लिस्ट में सोनिया गांधी ने अपना नाम यह दर्ज करवाया है। यानी कि जितना भी सब कुछ जो प्रोसेस होती है वो कांग्रेस की, वो पूरी की पूरी फर्जी है। तो कांग्रेस पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने जमकर ये निशाना साधा। हालांकि विपक्ष की तरफ से तमाम आरोप लगाए जा रहे हैं एसआईआर को लेकर, और वोट चोरी का मुद्दा ये समय समय पर उठाया जाता है। पूरी कांग्रेस आक्रामक रूप में इस वक्त नजर आ रही है, और इसी को लेकर यह पलटवार भी किया गया है। देखिए, ऐसे सभी मतदाताओं को जो फेक हैं, घुसपैठिए हैं, या मृतक हैं, या नाबालिग हैं, या अन्य अवैध मत हैं, ऐसे सभी मतों को डिलीट कराने के लिए हमारे कार्यकर्ता बीएलओ के माध्यम से भारत निर्वाचन आयोग को सूची प्रस्तुत कर रहे हैं। आप देखिए, ये कांग्रेस हमेशा फर्जीफिकेशन करती रही है। उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष जो रही है, स्वयं उन्होंने अवैध रूप से मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज 1980 में करा लिया था, जबकि उनको नागरिकता 1982 में मिली है। बाद में उनका नाम मतदाता सूची से हटाया गया था। कांग्रेस हमेशा इस प्रकार के कार्यों में लिप्त रहती है। देश की जनता कांग्रेस को कभी भी स्वीकार नहीं करेगी। और उत्तर प्रदेश में एसआईआर प्रक्रिया को लेकर एक दिन का समय अब शेष रह गया है, लेकिन एसआईआर घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा है। एक तरफ लगातार विपक्ष सवाल खड़े कर रहा है, तो दूसरी तरफ मैनपुरी पहुंचे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा विपक्ष केवल अपना मुंह छिपाने के लिए एसआईआर को लेकर यह हल्ला मचा रहा है। विपक्ष को अपनी आने वाली हार पूरी तरह से नजर आ रही है। फार्म भरवा करके जमा करने में बीएलओ की मदद करना भारतीय जनता पार्टी का मानना, और लोकतंत्र की शुचिता के लिए एसआईआर बहुत जरूरी है। एसआईआर कोई पहली बार नहीं हो रहा है। ये आजादी के बाद कई बार, संविधान लागू होने के बाद कई बार, लेकिन विपक्षी दल जो हो हल्ला मचा रहे हैं वो केवल अपना मुंह छिपाने के लिए, फेस सेविंग के लिए कह रहे हैं। एसआईआर लागू होने के बाद चुनाव हुआ, और ऐसा जानकारी में मीडिया के माध्यम से हमें पता चला कि लगभग 65 लाख से अधिक मतदाताओं को सूची से बाहर किया गया। प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार बिहार में बनी। इनको पता है, समाजवादी पार्टी के लोगों को, कांग्रेस के लोगों को, यदि शुचिता पारदर्शिता के साथ मतदान होता है तो चुनाव में वो भारी पराजय का सामना करेंगे। बिहार में आरजेडी के गुंडा राज को, जंगल राज को जनता ने नकार दिया। 20 बरस कंटिन्यूअस नीतीश जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार वहां चल रही है, और यही हाल उत्तर प्रदेश का भी है। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के गुंडा राज, जंगल राज को प्रदेश के लोग कभी स्वीकार नहीं करेंगे, और केवल अपना फेस सेविंग के लिए समाजवादी पार्टी के लोग तरह तरह के बयानबाजी कर रहे हैं। ये अच्छी तरह जानते हैं।
और चलिए आगे बढ़ते हैं एक और बड़ी खबर के साथ। बदायूं से बड़ी खबर है, राजकीय मेडिकल कॉलेज पहुंचे केशव प्रसाद मौर्य। डिप्टी सीएम ने स्वास्थ्य सेवाओं का खुद जायजा लिया। लापरवाही मिलने पर प्राचार्य सीएमएस को जमकर लताड़ भी लगाई है। तो फिलहाल ये बड़ी खबर सामने आ रही है, लापरवाही मिलने पर प्राचार्य सीएमएस को जमकर लताड़ते हुए नजर आए और अब तक मेडिकल कॉलेज का काम जो है वो कंप्लीट नहीं हुआ है, जिसको लेकर नाराजगी जताई है। काम पूरा नहीं होने पर डिप्टी सीएम ने जमकर फटकार भी लगाई है। तो राजकीय मेडिकल कॉलेज जहां पर पहुंचे हैं केशव प्रसाद मौर्य और खबर है कि उन्होंने वहां पर जमकर लताड़ भी लगाई। जो क्योसिस वहां पर था, जो अनियमितताएं बरती जा रही थी, उसी को लेकर नाराजगी देखने को मिली है। अब तक मेडिकल कॉलेज का काम कंप्लीट नहीं हुआ है और साथ ही काम पूरा नहीं होने पर डिप्टी सीएम ने जमकर फटकार भी लगाई है। ये तस्वीरें आपके सामने, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य आपको नजर आ रहे हैं। मेडिकल कॉलेज वो पहुंचे लेकिन यहां पर काम अधूरा देखकर जमकर फटकार उन्होंने लगाई है। लापरवाही मिलने पर प्राचार्य सीएमएस को जमकर लताड़ते हुए नजर आए हैं। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हुए मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य आज बदायूं भी पहुंचे, जहां पर उन्होंने बीजेपी नेता और कार्यकर्ताओं से मुलाकात की है। साथ ही अधिकारियों के साथ विकास कार्यों को लेकर समीक्षा मीटिंग हुई है। डिप्टी सीएम ने पेंडिंग मामलों को निपटाने के निर्देश दिए हैं। इस दौरान केशव प्रसाद मौर्य ने एक बार फिर से सपा और कांग्रेस पर जमकर तंज भी कसा और कहा कि ये प्रदेश ही नहीं, देश में भी 2047 तक सत्ता में आने का सपना उनको अब देखना छोड़ देना चाहिए। जिन्हें चुन करके भेजा है विपक्ष की भूमिका निभाने के लिए, उनके दिमाग में अभी सत्ता बैठी है, लेकिन उनको ये पता नहीं है कि 2047 तक न देश में कांग्रेस आने वाली है, न उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी आने वाली है। और आगे बढ़ते हैं बड़ी खबर के साथ। सहारनपुर में अवैध घुसपैठियों के खिलाफ ऑपरेशन टॉर्च ये लगातार जारी है और सीएम के निर्देश के बाद पुलिस की जो कार्रवाई है वो बहुत तेजी से देखने को मिल रही है। अवैध बांग्लादेशी रोहिंग्याओं की तलाश लगातार जारी है। झुग्गी झोपड़ियों में यह चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। इस खबर पर हम आएंगे, लेकिन श्रावस्ती से फिलहाल जो ये हम विजुअल्स आपको दिखा रहे हैं, ये बीएलओ का घर घर सत्यापन अभियान जारी है। तस्वीरें आपके सामने है और तो आपको बता दें कि लगातार जो है वेरिफिकेशन का काम चल रहा है, क्योंकि जो घुसपैठिए हैं वो कितने घुसपैठिए हैं फिलहाल अब तक ये आंकड़ा किसी के पास नहीं है। ऐसे लोग अगर पाए जाते हैं जो भारत के रहने वाले नहीं हैं बल्कि बांग्लादेश या फिर कहीं दूसरे अगर देश से वो भारत आए हैं तो उनको वेरीफाई करवाया जा रहा है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। श्रावस्ती में पुनर्निरीक्षण यानी कि एसआईआर अभियान के दौरान एक बड़ा फर्जीवाड़ा भी सामने आया, जहां पर 8.17 लाख यानी कि 8,17,000 मतदाताओं में से 1,37,000 नाम फर्जी या फिर दोबारा से वो पाए गए हैं, यानी कि डबल नाम है। साथ ही मृतक, डबल एंट्री और शिफ्टेड अन्य त्रुटिपूर्ण नाम सूची में मिले हैं। वहीं बीएलओ घर घर जाकर ये वेरिफिकेशन का काम कर रहे हैं और अब तक जिले में 99% डिजिटलाइजेशन कंप्लीट हो चुका है, जबकि अभियान 11 दिसंबर तक ये आगे भी जारी रहेगा। देखिए, जनपद श्रावस्ती में 2 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी है, जिसके अंतर्गत हमारे यहाँ लगभग 8,17,000 मतदाता हैं और इसमें से 99% का हम लोग ने डिजिटाइजेशन कर लिया है। और उसके अंतर्गत अभी तक 15 से 16% जो हैं वो ASDD यानी कि डेड, शिफ्टेड और डुप्लीकेट श्रेणी में चिन्हित हुए हैं, तो उनका नाम काटने की कार्रवाई की जा रही है। आयोग के निर्देश के क्रम में जो हमारे पॉलिटिकल पार्टीज़ के एजेंट्स हैं उन सभी को भी बूथवार मीटिंग करते हुए उनको सूची उपलब्ध कराई गई है और उनसे ये आग्रह किया गया कि यदि उनको इस संबंध में कोई आपत्ति हो तो वो अपने बीएलओ से संपर्क करके उसको बता सकते हैं, जिससे कि एक शुचितापूर्ण ढंग से हम लोग ये प्रक्रिया जो है निष्पक्ष तरीके से पूरी कर सकें। चलिए आगे बढ़ते एक और बड़ी खबर के साथ, और लखनऊ से यह बड़ी खबर है। मेयर सुषमा खरकवाल ने जनता दरबार लगाया है। नगर निगम मुख्यालय में जन समस्याएं ये सुनी गई हैं, जिसमें पानी, सफाई समेत तमाम ऐसी समस्याएं सामने आई हैं। अधिकारियों को समयबद्ध निस्तारण के आदेश भी दे दिए गए हैं कि एक टाइम पीरियड में इन समस्या का समाधान होना चाहिए। तमाम लोग अपनी समस्याओं को लेकर पहुंचे हैं।
अधिकारियों को ये आदेश दे दिए गए हैं कि एक टाइम पीरियड में समस्या का समाधान होना चाहिए। मेयर सुषमा खरकवाल, जिन्होंने जनता दरबार लगाया है, लोगों की समस्याओं को उन्होंने सुना है। नगर निगम मुख्यालय पर यह समस्याएं सुनी गई, जिसमें पानी, सफाई समेत तमाम ऐसी समस्याएं थी जिनको उन्होंने गंभीरता से सुना है और साथ ही अधिकारियों को हैंड टू हैंड निर्देश भी दिए हैं। उन्होंने कहा कि एक टाइम पीरियड के दौरान ये सारी समस्याओं का समाधान होना चाहिए, कोई भी समस्या पेंडिंग नहीं होनी चाहिए और इसमें लापरवाही बरती जाती है तो उनके खिलाफ एक्शन लेने की बात भी उन्होंने कही है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं एक और बड़ी खबर के साथ। सहारनपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है, ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। अवैध घुसपैठियों के खिलाफ ऑपरेशन टॉर्च लगातार जारी है। सीएम के निर्देश के बाद पुलिस ने अपनी कार्रवाई में और ज्यादा तेजी लाई है और अवैध बांग्लादेशी रोहिंग्याओं की तलाश लगातार जारी है। जो अवैध तरीके से भारत में लंबे समय से रह रहे हैं उनको फाइंड आउट किया जा रहा है, जो कि झोपड़ियों में खास तौर पर ये ऑपरेशन टॉर्च चलाया जा रहा है, क्योंकि खास तौर से झुग्गी झोपड़ियों में बहुत से ऐसे लोग रहते हैं जिनकी कोई भी वेरिफिकेशन नहीं है, कोई डॉक्यूमेंट्स उनके पास नहीं है। हालांकि ऐसी झुग्गी झोपड़ियों पर जाकर टीम वहां पर पहुंच रही है, लोगों से पूछताछ कर रही है, उनके डॉक्यूमेंट जो हैं वो खंगाले जा रहे हैं और अगर ऐसे लोग पाए जाते हैं जो अवैध तरीके से रह रहे हैं, उनके लिए बाकायदा डिटेंशन सेंटर बनाए गए हैं, वहां पर उनको रखा जाएगा और फिर उसके बाद प्रोसेस के अकॉर्डिंग उनको वहां से आगे भेजा जाएगा। में लगातार सत्यापन की कार्रवाई की जा रही है, टेनेंट वेरिफिकेशन की कार्रवाई, अन्य कार्रवाइयां भी प्रचलित हैं। बीट सिस्टम के माध्यम से जो है चेकिंग वगैरह की जा रही है और सभी को टारगेट दिया जा रहा है कि अपने अपने मोहल्ले में, अपने अपने गांव में जो बाहर से लोग आए हुए हैं उनका जो खासतौर से पहचान जो है उसको पता करें। ऑपरेशन टॉर्च चलाया गया था जिसमें वास्तव में ये जो हमारी रेलवे स्टेशन के किनारे जो झुग्गी झोपड़ी है या फिर अन्य क्षेत्रों में जहाँ पर वेरीफाइड लोग नहीं रह रहे हैं तो वहाँ पर उनका वेरिफिकेशन की ड्राइव चलाई गई थी, जिसमें खासतौर से जो हमारा फोकस था कि अन्य जो इस देश के नागरिक नहीं हैं उनकी पहचान की जा सके और उसमें जो भी विधिक कार्रवाई है उसको की जा सके। तो इसमें सभी कल पुलिस अधिकारी जो थे मेरे लेवल से लेकर नीचे लेवल तक सभी लोगों ने उसकी चेकिंग की है और ये अभियान लगातार हमारा चलता रहेगा, ऑपरेशन टॉर्च लगातार चलता रहेगा। और हमेशा सुर्खियों और विवादों में रहने वाले पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर को गिरफ्तार करके 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। सीजेएम कोर्ट देवरिया में अमिताभ ठाकुर पेश ये किए गए थे, जहां से देवरिया इंडस्ट्रियल प्लॉट घोटाले में पूर्व आईपीएस को जेल भेजा गया है। अमिताभ ठाकुर पर देवरिया में 1999 में पत्नी के नाम पर फर्जी पहचान से प्लॉट लेने के आरोप हैं। वहीं अधिकारियों पर दबाव डालकर अवैध आवंटन कराने का भी आरोप है। इसके अलावा संपत्ति विवरण छिपाने, गलत जानकारी देने का यह पुराना विवाद है और गिरफ्तारी के बाद देवराहा बाबा मेडिकल कॉलेज में कड़ी सुरक्षा के बीच उनका मेडिकल भी करवाया गया है। सूत्रों के मुताबिक खबर है कि ये जो कार्रवाई है उत्तर प्रदेश सरकार के निर्देश पर देवरिया केस की जांच को आगे बढ़ाने के तहत ये की गई है। सूत्रों के हवाले से फिलहाल जो खबर सामने आ रही है, हालांकि पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर ने इसे साजिश करार देते हुए अपनी जान का खतरा भी बता दिया है। और आगे बढ़ते हैं बड़ी खबर के साथ। कौशांबी से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। मेडिकल कॉलेज के 97 छात्र जिनको निलंबित 1 महीने के लिए कर दिया गया है। सस्पेंड छात्रों पर 5-5 हजार का जुर्माना भी लगा दिया। बताया जा रहा है कि प्रथम वर्ष के छात्रों के साथ जो रैगिंग की गई थी उसी को लेकर यह बड़ा एक्शन लिया गया है, क्योंकि रैगिंग जो है वो कहीं भी स्वीकार्य नहीं है, इस पर पूरी तरह से बैन लगा दिया गया है। लेकिन बताया जा रहा है कि जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स थे उनके साथ ये इस तरीके की घटना घटी है, जिसके बाद ये बड़ा एक्शन लिया गया। लगभग 97 स्टूडेंट्स जिनको सस्पेंड कर दिया गया है 1 महीने के लिए। और खबर यह भी है कि इन पर फाइन भी लगाया गया है, 5-5 हजार रुपए का जुर्माना इन पर लगाया गया है। फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के साथ रैगिंग का यह पूरा मामला है, जिसके बाद यह बड़ा एक्शन लिया गया, क्योंकि रैगिंग के मामले लगातार सामने आए थे, जहां पर नए छात्र जिनका एडमिशन होता है उनको टॉर्चर किया जाता है और उसके बाद यह बड़ा एक्शन अब लिया गया है। इसमें 30 तारीख को एक जो एंटी रैगिंग जो वहां पर से कंप्लेन आई थी कि आपके यहाँ कोई रैगिंग की घटना हुई है एनोनिमस। तो हमने उसको एंटी रैगिंग कमेटी ने जो हमारे यहाँ की है उसने जांच की। उसमें जो उन्होंने कमेटी ने जो निर्णय लिया उसके हिसाब से हमने अभी कार्रवाई की है, क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस हैं और जो हमारे शासन की मंशा है कि बच्चों को जो है पढ़ने का
बिना किसी प्रेशर के जो है वो उनको पढ़ाई का वो रहे, तो उसको ध्यान में रखते हुए जो जूनियर बैच है उसका कॉन्फिडेंस बिल्डअप करने के लिए और जो बच्चे सीनियर बैच हैं उनका मॉरल थोड़ा डाउन रहे, उसके लिए एक अंतरिम कार्रवाई जो है, एक प्रिलिमिनरी जो है वो डिसीजन लिया। क्या कार्रवाई की गई? उसमें यही कहा उनकी क्लासेज अभी सस्पेंड कर दी थी और उनको मॉनेटरी फाइन। कितने छात्र हैं? उसमें अभी पूरे बैच को ही उसमें किया गया था कि हमारी इन्वेस्टिगेशन जो हमने एक जांच कमेटी बना दी है कि वो सही से जांच करके ये पता लगाए कि उसमें कौन से बच्चे बेसिकली इन्वॉल्व थे। सारा बैच इन्वॉल्व नहीं होता है कहीं पर और ना है। कितने दिन के लिए सस्पेंड किया? कितने? अब उनको अभी तो जो सस्पेंड किया गया है वो 1 महीने के लिए, लेकिन जांच कमेटी जो हमारी है उसकी रिपोर्ट 1-2 दिन में आ जाएगी। उसके बाद में अंतिम निर्णय उस जांच कमेटी के हिसाब से लिया जाए। जुर्माना भी लगाया गया है? जुर्माना भी लगाया गया है, अभी जुर्माना लगाया गया, अभी किसी से लिया नहीं गया है क्योंकि अभी ये जो है प्रिलिमिनरी रिपोर्ट और उसके हिसाब से हमने उसको जो है वो अप्लाई किया है। हमारी जो जांच कमेटी है वो 1 आध दिन में हमको जो सही रिपोर्ट है पूरे तथ्यों के साथ देगी, उसके हिसाब से हम जो बच्चे इसमें इन्वॉल्व होंगे केवल उनके अगेंस्ट में ही कार्रवाई। और सहारनपुर के एसबीडी जिला चिकित्सालय में सफाई कर्मी को सफाई के दौरान करीब 6 माह की एक लावारिस बच्ची मिली है। हॉस्पिटल प्रशासन ने तुरंत उसके अभिभावकों की तलाश शुरू करवाई है, लेकिन सफलता न मिलने पर पुलिस को इन्फॉर्म किया गया है। वहीं बच्ची को सुरक्षित देखरेख में फिलहाल रखा गया है, डॉक्टरों के अंडर ऑब्जर्वेशन में। हालांकि पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी है। सुबह जब अस्पताल परिसर में सफाई चल रही थी तो वहाँ पे सफाई कर्मी और उनके सुपरवाइजर द्वारा एक बच्ची को रूम नंबर 6 और 8 के बीच में जो है रोते हुए पाया गया और वो अकेली बच्ची थी। उसको उन्होंने आसपास देखा तो कोई भी उसके माता पिता बच्ची के नहीं मिले, तो उन्होंने हॉस्पिटल के जो शासन को सूचना दी और उन्होंने तुरंत बच्चे को लेकर पीडियाट्रिक वार्ड में भर्ती कराया और वहाँ पर बच्चे को जो है ना, क्योंकि उस टाइम बच्चा ठंड से काँप रहा था, उसको जो है ना इलाज दिया गया और बच्चे का फिर मेडिको लीगल किया गया। तुरंत ही जो है पुलिस को भी सूचना दी गई और जब बच्चा स्वस्थ हो गया तो करीब 12 साढ़े 12 बजे के आसपास जो है ना बच्चे को पुलिस को हैंड ओवर कर दिया गया और पुलिस ने जो संज्ञान में आया कि चाइल्ड लाइन जो होती है उनके जो कार्यकर्ता होते उनको बच्चे को सौंप दिया गया। तो पता चल पाया कि बच्ची वहां पर कैसे आई और कौन छोड़कर गया? सीसीटीवी कैमरे पूरे अस्पताल में लगे हुए। अभी तो इस बात का पता नहीं चल पाया, लेकिन इसमें अभी पुलिस जो है अपनी छानबीन कर रही है और हॉस्पिटल प्रशासन भी अपनी छानबीन कर रहा है। उम्मीद है कि जल्दी इसमें पता चल जाएगी कौन व्यक्ति इसको बच्चे को छोड़कर गया। चलिए आगे बढ़ते हैं एक और बड़ी खबर के साथ। कौशांबी से बड़ी खबर सामने आ रही है। करप्शन की तस्वीरें सामने आई है कौशांबी से। उच्च प्राथमिक विद्यालय में जमकर भ्रष्टाचार का खेल यहां पर हो रहा है। निर्माण कार्य में घटिया सामग्री का इस्तेमाल हो रहा है। निर्माण कार्य में लाखों की हेराफेरी के सीधे सीधे गंभीर आरोप लगे हैं। उच्च प्राथमिक विद्यालय पुरखास का मामला यह बताया जा रहा है, जहां पर जो सामग्री का इस्तेमाल किया जा रहा है कंस्ट्रक्शन के काम में वो बहुत ही बेकार गुणवत्ता वाली सामग्री है और बड़ा हेरफेर यहां पर किया जा रहा है। उच्च प्राथमिक विद्यालय में भ्रष्टाचार का यह खेल चल रहा है और ये तस्वीरें आपके सामने देखिए। कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। यह प्राथमिक विद्यालय जहां पर ये कमरे बनाए जा रहे हैं, लेकिन निर्माण कार्यों में लाखों की हेराफेरी का आरोप लगा है। खबर है कि जो सामग्री का इस्तेमाल किया जा रहा था वो उच्च गुणवत्ता वाली नहीं है। और लखनऊ समेत पूरे प्रदेश में वक्फ मुतावल्लियों को बड़ी सफलता मिली है। उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड के अनुरोध पर वक्फ ट्रिब्यूनल ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए उम्मीद पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि को 6 महीने के लिए और बढ़ा दिया है। उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने एक दरख्वास्त सेक्शन 3B के तहत ऑनरेबल वक्फ ट्रिब्यूनल में दी थी कि उम्मीद पोर्टल पर जो डेटा एंट्री का टाइमिंग 6 दिसंबर 2025 को खत्म हो गया था, उसको बढ़ाने के लिए, एक्सटेंड करने के लिए 6 माह के लिए हम इस बात के लिए बहुत ही शुक्रगुजार हैं और माननीय वक्फ ट्रिब्यूनल का आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने हमारी दरख्वास्त को मंजूर करते हुए हमें 6 माह का मजीद मौका दिया है और अब ये डेटा एंट्री का काम जो है वो मुतवल्ली हजरात और वक्फ बोर्ड 5 जून 2026 तक कर सकते हैं।
उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड की अपील पर वक्फ ट्रिब्यूनल होम लोन के लिए कुछ कागज कम हुए तो क्या? नियत से बनाया है तो नियत से बढ़ोगे भी। पिरामल फाइनेंस, हम कागज से ज्यादा।